Good morning, students. Now I start our today's class in subject of political science. And as you know that in previous class we are start our new chapter, which is the politics of plant development, and that is especially Indian concern. After independence, our politicians, which types of economy adopted for development to our country. So that is in even the starting era, it is the socialist economy, and after that 1992 when the USSR completely disintegrated, then we are also adapting the capitalist economy for the developing our nation. So अब पिछले लेक्चर के आगे हम लोग उसी चर्चा को बढ़ाएंगे, द आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, विकास की धारणाएं क्या है। और मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। काफ़ी डीप में आप लोग जान गए होंगे। और अब इंडियन कंसर्न में बात करेंगे, भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि भारत के राजनेता किस प्रकार के विकास को स्वीकार किया, किस प्रकार के, हालांकि दो तरह का विकास का मॉडल था उस समय पूरे विश्व में, हम लोगों ने पढ़ा है पीछे के चैप्टर्स में। एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे और दूसरे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इसमें कि हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जो सोशलिस्ट मॉडल को लाइक करते थे, जो कम्युनिस्ट मॉडल को लाइक करते थे। वो चाहते थे कि देश हमारा कम्युनिस्ट मॉडल के हिसाब से आगे बढ़े, कम्युनिस्ट मॉडल के प्लांट पे हम लोग विकास के कार्यक्रम चलाएं। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जो ये मानते थे कि देश को एक समाजवादी आर्थिक मॉडल को अपनाना चाहिए, सोशलिस्ट मॉडल को अपनाना चाहिए, जिससे देश में गरीबों का विकास हो, धन का प्रवाह सिर्फ पूंजीपतियों तक न हो, जो मनी लिक्विडिटी है वो सिर्फ कैपिटलिस्टों तक न हो, बल्कि वो मनी लिक्विडिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स के तहत आम जनता तक जाए, गवर्नमेंट एक वेलफेयर गवर्नमेंट बने, कल्याणकारी सरकार बने। तो इस प्रकार का हमारे यहाँ प्रथम राजनैतिक जो विचारधारा बनी वो सामाजिक विचारधारा बनी। हम कह सकते हैं कि सोशलिज्म से ओतप्रोत एक सरकार आई, नेहरू जी की सरकार। और भी कुछ चीज़ें थी जैसे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। हालांकि आज के समय में मोदी जी जब आए 2014 में तो योजना आयोग को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पे पॉलिसी कमीशन नीति आयोग बनाया। नीति आयोग भी योजना आयोग की तरह ही काम करता है, लेकिन वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्लान्स बनाते हैं। और योजना आयोग का गठन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसीलिए किया था ताकि हम एक नीतिगत विकास, नियोजित विकास और नीतिगत विकास, यानी कि एक प्लान्ड डेवलपमेंट हम लोग कर सके, ऐसा डेवलपमेंट कर सके जिसमें दोनों ग्रुप, यानी कि जो सोशलिस्ट ग्रुप है या कामगार, सोशलिस्ट नहीं कहेंगे, जो कामगार ग्रुप है, जो वर्कर्स हैं हमारे, जो पीजेंट्स हैं, जो लैंड वर्कर्स हैं, लैंड लेबर हैं, उन तक भी हमारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स पहुँचे, उन तक रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, सारी चीज़ें, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, अच्छा एजुकेशन हो। दूसरी तरफ हमारे पूंजीपतियों को भी कोई अवरोध ना हो, उनके हिसाब से भी हमारे नीतियाँ बने ताकि देश में विकास की बयार बहे। क्योंकि हमने जब उड़ीसा वाला देखा था अभी पिछले लेक्चर में, उड़ीसा का जो एग्जाम्पल था उसमें देखिए दोनों के हित एक दूसरे से टकरा रहे थे। तो ऐसा हमको बीच का रास्ता निकालना था और वो रास्ता योजना आयोग के माध्यम से ही बनता। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे आगे आ रहा है, कैसे काम कर रहा है, योजना आयोग का गठन कैसे हुआ, कि कैसे काम करेगी। तो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ, संसद के एक आम सहमति से के प्रस्ताव से यह गठित हुआ। और प्लानिंग कमीशन इसे कहते हैं, योजना आयोग। और उसके बाद से यह अपना कार्य करना शुरू किया देश के लिए। ये एक तरीके से सलाहकार था, प्रधानमंत्री के सलाहकार जैसे, प्रधानमंत्री को संसद को एक सलाह देना कि किस प्रकार का विकास कार्यक्रम चलाया जाए। ऐसा आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट में भी ये। और आगे अगर हम लोग देखें जो हमारा मेन टॉपिक है, उसके बाद नियोजन यानी प्लानिंग के बारे में अगर हम देखें तो आगे जितने भी हमारे कार्यक्रम बढ़े या गवर्नमेंट के थ्रू हमारे जितने भी विकास कार्यक्रम बढ़े वो प्लानिंग के तहत ही बढ़े। प्लानिंग इन द सेंस कि दोनों, यानी कि समाज में जितने भी समुदाय हैं या जितने भी ग्रुप्स हैं और जितने भी इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज़ हैं या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, उन सभी के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम डेवलप्ड हो और उस प्रोग्राम पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चलें जिससे हम अपने एम्स को, अपने गोल्स को पा सकें प्लानिंग करके।
और 1940 और 50 के एरा में देखिए तो पूरे विश्व में ये प्लानिंग प्रोग्राम चल रहा था, पूरा विश्व इसमें फोकस किया हुआ था। यूरोप में जो मंदी आई थी उसके बाद उन्होंने इसकी महत्ता समझी, और हमारे देश में भी। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि इस तमाम मतभेदों के बावजूद लोग एक चीज़ पे अपना मत प्रकट कर रहे थे, अपने ओपिनियन को दे रहे थे कि देश में मुक्त पूंजी प्रवाह यानी कि ओपन मनी लिक्विडिटी यानी कि कैपिटलिस्ट मॉडल का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको अडॉप्ट न करें, बल्कि हम एक ऐसा काम करें, एक ऐसी पॉलिसी को डेवलप करें जिसमें सरकार के हाथ में नियंत्रण हो, सरकार के नियंत्रण से जो राजस्व यानी कि जो हमें रेवेन्यू मिले, सरकार जिस चीज़ को कंट्रोल करे इंडस्ट्रीज़ को, उससे जो रेवेन्यू मिले उस रेवेन्यू को हम पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स में दें। यानी कि वो कम्प्लीटली जो प्राइवेटाइजेशन था इंडस्ट्रीज़ का, रिसोर्सेज का, उसका वो लोग कम्प्लीटली अगेंस्ट में थे कि किसी भी प्रकार से रिसोर्सेज को प्राइवेटाइज नहीं करना है, बल्कि इन्हें एक तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखना है, और उससे जो रेवेन्यू हमें मिलेगा उस रेवेन्यू से हम वेलफेयर प्रोग्राम चलाएंगे। तो देखिए सोशलिस्ट मॉडल यही हो गया। मैंने आपसे कहा ना कि हम स्टार्टिंग में सोशलिस्ट मॉडल से थे, और ये सोशलिस्ट मॉडल आगे जा कर के 1992 में ये ब्रेक हुआ जो हमने एलपीजी को अडॉप्ट किया। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में यह हुआ था। उसमें मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे, और बहुत बड़ा थैंक्स जाता है मनमोहन सिंह को कि देश को एक बड़े आर्थिक संकट से इन नीतियों से निकाल लाए। और हालांकि मनमोहन सिंह की बाद में बहुत आलोचना है, उस पर भी हम लोग नहीं जाएंगे, मैंने अपने मुद्दे को रखेंगे। और 90 के पहले तक यानी कि अगर हम 80 के दशकों में जाएं, 80 से लेकर के 90 के बीच में भारत में ज़बरदस्त आर्थिक मंदी थी। अच्छा, आर्थिक मंदी के साथ साथ 90 का जो दौर था वो राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। अभी हम लोग आगे के कंसेप्ट, आगे के चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे भी कि किस प्रकार से एक जो 10 साल का टिकट था हमारा, एक दशक था, उसमें कई प्रधानमंत्री आ गए, कांग्रेस गई, बहुत सारे नेशनल फ्रंट आए, नेशनल फ्रंट के बाद यूनाइटेड फ्रंट आए, फिर भाजपा आई, फिर भाजपा गई, फिर भाजपा आई। तो इस प्रकार से अभी हम लोग इसको देखेंगे, हमारे चैप्टर्स में है, आगे के चैप्टर्स में इसको देखेंगे। चर्चा इसलिए कर दी कि ताकि हम लोग एक जानते रहें इन चीज़ों के बारे में कि कैसे पूरा का पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट टिका रहता है। तो हमारा नेहरू जी से यह जो सोशलिज्म का मॉडल स्टार्ट हुआ, नेहरू जी के बाद यह मॉडल इंदिरा गांधी तक ने अडॉप्ट किया। इंदिरा गांधी के समय में ज़बरदस्त सोशलिज्म का मॉडल था, ज़बरदस्त तरीके से सोशलिज्म का प्रसार हुआ, नेशनल बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो मतलब कह सकते हैं कि उस समय सोशलिज्म अपने चरम पे था। इनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, काफ़ी डीप में ऐसी चीज़ें हैं जो कि 70 के और 80 के दशक के समाजवाद के बारे में बहुत गूढ़ जानकारियां हैं। उन चीज़ों को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे आगे के समय में। और फिलहाल अभी हम लोग अपने इन्हीं चीज़ों तक अपने आप को सीमित रखते हैं, नेहरू जी के मॉडल तक, नेहरू जी का सोशलिज्म, वेलफेयर प्रोग्राम्स, और सबसे बड़ी बात कि प्राइवेटाइजेशन को मना कर दिया गया, कोई भी इंडस्ट्री निजी हाथों में नहीं जाएगी। अब देखिए जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्यमी हैं, बिग बिजनेसमैन्स हैं, वो कभी भी प्लानिंग को सपोर्ट नहीं करते। प्लान डेवलपमेंट में वो ओपन मार्केट में विश्वास रखते हैं। मनी लिक्विडिटी को, ओपन मार्केट हो, मनी लिक्विडिटी हो, सरकार का कम से कम उसमें इंटरफेरेंस हो, इन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। लेकिन भारत के उद्यमी उस समय जो थे, हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो इन चीज़ों से बिल्कुल अलग थे, इन चीज़ों के बिल्कुल अपोज थे। और इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, मैंने देखा बैक टू बैक कई पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स में आया, बॉम्बे प्लान को लेकर के। और बहुत छोटी सी एक जानकारी है, उसको आप दिमाग में रखिएगा, उसको अंडरलाइन कर दिया किताब में। 1944 में बड़े बिजनेसमैन का एक ग्रुप बनता है मुंबई में, और वो सरकार को ये रिकमेंड करते हैं कि जो बड़ी बड़ी एक तरीके से जहाँ जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले, वो उसका प्राइवेटाइजेशन ना हो। यानी कि अन्य जगहों पे, अदर जगहों पे उद्यमी ये चाहते हैं कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन हमारे यहाँ के उद्यमी, इनके लिए बहुत एक तरीके से ये बहुत बड़ी बात है कि वो खुद आगे आकर के सरकार को कहे कि सरकार इसको नियंत्रण में ले, या तो फिर जॉइंट वेंचर चले, जॉइंट वेंचर चले,
संयुक्त रूप से बिजनेस चले, संयुक्त रूप से व्यापार, बड़े इंडस्ट्रीज लगे, यानी कि सरकार का नियंत्रण रहे। ये 1944 में हुआ था, इसे बॉम्बे प्लान कहा गया। ये रिकमेंडेशन था उनको, बॉम्बे प्लान का ये रिकमेंडेशन था कि प्लान डेवलपमेंट, प्लान इकोनॉमी ही बेटर रहेगा देश के लिए। तो अब देखिए, अब इससे हमें क्या पता चलता है कि देश के आज़ादी के बाद हमारे यहाँ मल्टी कल्चर के लोग थे, मल्टी आइडियोलॉजीज थी, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट उसी समय शुरू हो चुका था, लेकिन जो देश के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उस पर किसी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं होती थी, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ अपना सिद्ध नहीं किया जा सकता था। यानी चाहे वो राइटिस्ट हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो सेंट्रिस्ट हो, इकोनॉमिक लेवल पे सब ये चाहते थे कि इस समय देश, वर्तमान समय में, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय की बात कर रहा हूँ, कि उस समय देश को प्लान्ड डेवलपमेंट की ही आवश्यकता है, नियोजित विकास की आवश्यकता है, प्लान्ड इकोनॉमी ही चले, प्राइवेटाइजेशन ना हो चीज़ों का, वरना अगर प्राइवेटाइजेशन होता तो उसके गलत इम्पैक्ट्स आ सकते थे, चीज़ें बिगड़ सकती थी। क्योंकि अभी हमने बैक टू बैक पीछे चैप्टर में पढ़ा कि कैसे लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना था, एक नए नए लोकतांत्रिक देश थे, चुनाव कराना कितनी बड़ी जिम्मेदारियां थी। तो उसी तरीके से आर्थिक तौर पे भी एक बड़ी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर देते, हो सकता था, सरकार के पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जनता के बारे में सुने, जनता के बारे में सोचे, जनता के कल्याण के लिए यानी कि वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए। लेकिन अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर देते तो हो सकता था कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री का वो मालिक है वो पीपल्स के बारे में न सोचे, बल्कि वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचे। रेवेन्यू मतलब रिसोर्स देश का हो और रेवेन्यू का कलेक्शन प्राइवेट हो जाए और देश में गंभीर अनइक्वलिटी आ जाए, यानी कि कुछ मुट्ठी भर लोग ज़बरदस्त तरीके से अमीर हो जाएं और कुछ बड़े भारत का बड़ा जो जनसमूह हो वो गरीबी के दलदल में घुसता चला जाए। तो ये प्लान डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी था। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों भारत ने प्लान डेवलपमेंट चुना था, और किसी भी प्रकार का इसमें डिस्प्यूट नहीं था, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था प्लान डेवलपमेंट के लिए चुनने के बाद। तो आगे हम लोग अब इनिशिएटिव एक्शंस के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।